कहते हैं कि नदी जब अपना रास्ता भटक जाती है तो वो विनाश ही लेकर आती है, और किसानों का यह आंदोलन भी अपने रास्ते से बहुत पहले ही भटक गया था, जिसे अब हम आपको 3 पॉइंट्स में समझाएंगे। और अब आप सबके सामने भी जरा भी आपके मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। पहली बात, खुद को किसान बताने वाले इन लोगों ने यह दावा किया था कि उनका आंदोलन धर्मनिरपेक्षता के विचार पर टिका हुआ है और ये केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ है और इसका कोई दूसरा मकसद नहीं है। लेकिन 26 जनवरी को इस रेडीमेड सेकुलरिज्म की पोल पूरे देश के सामने खुल गई और लाल किले पर कुछ मुट्ठी भर लोगों ने एक खास धर्म का झंडा फहरा दिया। आज हमारा सवाल आप सबसे भी ये है और इन लोगों से भी है, ध्यान दीजिए कि अगर ये लोग अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं और इनके जो साथी हैं जो इनको समर्थन दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, अलग अलग पार्टियों से जो पत्रकार हैं जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, आज हमारा सवाल यह है कि लाल किले से तिरंगे की बगल में एक खास धर्म के झंडे को ही क्यों फहराया गया? तब सेकुलरिज्म के सारे चैंपियन उस दिन चुप क्यों रहे? इसमें धर्म कहां से आया? इसमें धार्मिक झंडा कहां से आया? क्या यह आंदोलन देश भर के किसानों का है या फिर यह आंदोलन सिर्फ एक खास धर्म का है जिसका झंडा यहां लहराया गया है? आज हमारा सवाल यह है और आप भी इसके बारे में सोचिएगा। दूसरी बात, जब यह आंदोलन कृषि कानूनों के ही खिलाफ था तो फिर इसमें निहंगों की एंट्री कैसे हुई? इसमें निहंग कहां से आ गए? इसे समझने के लिए पहले आपका यह जानना जरूरी है, निहंग होते कौन है? निहंग वो सैनिक होते हैं जिन्हें सिखों के छठे गुरु हर गोबिंद सिंह और 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने तैयार किया था। निहंग ज्ञान और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं और इन्हें समाज का रक्षक कहा जाता है। मुगलों के समय धार्मिक अपमान और अन्याय के खिलाफ लड़ना निहंगों का मुख्य काम था और हमें इस बात में कोई संकोच नहीं, हम उनकी तारीफ करना चाहते हैं। उस जमाने में इन्होंने देश की रक्षा की थी, समाज की रक्षा की थी। हालांकि ऐसा लगता है कि आज की परिस्थितियों में इनकी भूमिका बदल गई है। आपको याद होगा, पटियाला में पिछले ही साल लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने से रोकने पर कुछ निहंगों ने पंजाब पुलिस के एक एएसआई का तलवार से हाथ काट दिया था और 26 जनवरी को हिंसा के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ और तब भी इन्होंने तलवारों से पुलिस वालों को निशाना बनाया था। यानी ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि धर्म के नाम पर इन्हें कोई भी हथियार चलाने की पूरी इजाजत दे दी जाएगी, छूट दे दी जाएगी। इनके लिए कानून नहीं है, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है, इनके लिए पुलिस नहीं है, इनके लिए कोई चीज, कोई व्यवस्था मायने नहीं रखती। फिर से मैं ये कह रहा हूं, इसमें धर्म का क्या लेना देना था? आपको सड़कों पर धर्म कैसे नजर आ रहा है इस आंदोलन में? और इस देश में 15 करोड़ किसान हैं। वो 15 करोड़ किसान एक धर्म के नहीं हैं, वो अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग धर्मों से आते हैं। तो फिर आपको एक ही धर्म का झंडा लाल किले पर कैसे दिखाई दिया? तीसरी बात, जब आंदोलन सरकार के ही खिलाफ था तो गणतंत्र दिवस के मौके पर ही ट्रैक्टर परेड क्यों निकाली गई और क्यों देश को बदनाम करने की कोशिश हुई? क्या इससे यह साबित नहीं होता कि इस आंदोलन का मकसद सरकार के साथ साथ भारत की छवि को भी पूरी दुनिया के सामने धूमिल करना था? इसमें सरकार को निशाना तो बनाना ही था, लेकिन यह आंदोलनकारी ये भी चाहते थे कि गणतंत्र दिवस के दिन हर भारतीय का अपमान हो, गणतंत्र दिवस के दिन भारत का पूरे दुनिया के सामने अपमान किया जाए और जो आंदोलनकारी, जो किसान अंदर से ये इच्छा रखता हो कि भारत की बदनामी हो जाए पूरी दुनिया में, वो ना तो सच्चा नागरिक है और ना ही सच्चा किसान है। इसलिए ये लोग ना तो सच्चे राष्ट्रवादी हैं, ना सच्चे भारतीय हैं, सच्चे नागरिक नहीं हैं, सच्चे किसान नहीं हैं और ये सच्चे धर्मनिरपेक्ष लोग भी नहीं हैं। तो ये वो 3 डर थे जिन्हें लेकर हमने पहले ही देश के लोगों को आगाह कर दिया था कि आगे चलकर ये होगा। और दुर्भाग्य ये है कि हमारे ये सारे डर, ये सारी आशंकाएं सच साबित हुई और इन्होंने ही खुद सच साबित कर दी। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने एक बार कहा था कि धर्म अच्छे को डरपोक और बुरे को निडर बनाता है और किसान आंदोलन के दौरान भी यही हुआ। इस हिंसा में एक प्रदर्शनकारी की भी मौत हो गई थी, आपको याद होगा, जो पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड तोड़कर लाल किले की तरफ ट्रैक्टर से बढ़ रहा था।
असल में ये अपने ट्रैक्टर के नीचे लोगों को कुचलना चाहता था। तस्वीर आप फिर से देख लीजिए। इस हिंसा के दौरान 26 जनवरी को एक ही व्यक्ति की मौत हुई है, वो ये प्रदर्शनकारी था, और वो कैसे मरा ये भी आप देख लीजिए। इस ट्रैक्टर से बैरिकेड्स को तोड़ रहा था, ट्रैक्टर पलटा और अपने ही ट्रैक्टर के नीचे दबकर मर गया। और अगर ये व्यक्ति इस बैरिकेड को तोड़कर सामने आ जाता, अब आप ये भी सोच लीजिए, तो ये कितने लोगों को इस ट्रैक्टर के नीचे कुचलकर मौत के घाट उतारता, ये भी आप सोच लीजिए। लेकिन जब ये प्रदर्शनकारी मरा, तब हमारे देश के डिजाइनर पत्रकारों और विपक्षी नेताओं ने ये फेक न्यूज़ फैलाई कि इस प्रदर्शनकारी की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है, और कुछ देर के लिए खबर चारों तरफ फैल गई आग की तरह। और बहुत सारे पत्रकारों ने ये कहने की कोशिश की कि असल में जो हिंसा भड़की है दिल्ली में, और जो किसान सारी सीमाएं तोड़कर लाल किले तक पहुंच गए, वो इसलिए हिंसक हो गए क्योंकि उनके एक साथी को पुलिस ने गोली मार दी। और उसके बाद से उन्होंने कहना शुरू किया कि ये देखिए जवान लड़का था, विदेश में पढ़ाई करता था, कैसे ये बड़ा होके कितना इसका ब्राइट करियर रहा होता, और कैसे इसको पुलिस ने मार डाला। लेकिन जब इस फेक न्यूज़ का गुब्बारा फूटा तो सारी सच्चाई सबके सामने आ गई और ये बात दब कर रह गई। अब हमारी ये मांग है इस देश के सुप्रीम कोर्ट से, हमारी ये मांग है इस देश के दिल्ली की पुलिस से, हमारी ये मांग है भारत की सरकार से कि वो तमाम लोग, आप चेक कीजिए, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप वो सारे न्यूज़ चैनल्स चेक कीजिए, आप वो सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक कीजिए, और उन पत्रकारों को, उन बुद्धिजीवियों को, उन नेताओं को पकड़िए जिन्होंने ऐसे दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, ये फेक न्यूज़ फैलाई और दंगा भड़काने की पूरी कोशिश की। उन लोगों को अब पकड़ना होगा, और सुप्रीम कोर्ट को चाहे कोई उनसे शिकायत करे या ना करे, इसमें सुओ मोटो एक्शन उन्हें जरूर लेना चाहिए। अब कल्पना कीजिए, अब दूसरी तस्वीर देखिए, अगर पुलिस की गोली लगने से वाकई इस प्रदर्शनकारी की मौत हो गई होती, अब आप सोचिए यह बात सही हो जाती कि पुलिस ने ही गोली मारी होती और प्रदर्शनकारी मर गया होता, तब क्या होता? तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार को जबरदस्त फटकार लगाती, दिल्ली पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाती, और इस देश के सारे बुद्धिजीवी, इस देश के सारे पत्रकार, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और लोकतंत्र के चैंपियन माने जाने वाले अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमारे देश के पीछे पड़ जाते और कहते कि कैसे यहां पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और कैसे भोले भाले किसानों का दमन हो रहा है। ये भोले भाले किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व पर देश की राजधानी दिल्ली में अपनी बात कहने के लिए आए थे, और देखिए पुलिस ने कैसे इन्हें गोली मार दी। तब ये होता अगर वाकई में पुलिस की गोली लगने से इस लड़के की मौत होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस के जवानों ने पूरे धैर्य और अनुशासन से काम लिया। लेकिन अब आप खुद से ये पूछिए, क्या आपने किसी को भी इन जवानों की तारीफ करते हुए अभी तक देखा? क्या खुद को किसानों का नेता बताने वाले लोगों ने यह कहा कि पुलिस ने संयम से काम लिया और हिंसा पर नियंत्रण पाने में कामयाब, वो चाहे ना भी हुई हो, लेकिन किसानों को चोट नहीं लगने दी, घायल नहीं किया, एक किसान को खरोंच तक नहीं आई? क्या कांग्रेस जैसी पार्टियों ने दिल्ली पुलिस के जवानों की तारीफ की? और क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी जवानों की पीठ थपथपाई, जो लाठी डंडों की मार के बावजूद अपने कर्तव्य को इस बार भूले नहीं? किसी ने इनके लिए पुलिस की प्रशंसा नहीं की, और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है? इस समय लगभग 350 पुलिस के जवान अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, उन्हें जबरदस्त चोटें लगी हैं। उनके परिवारों पर क्या बीत रही है आप सोच भी नहीं सकते, और उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं जो अब भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो खुद को किसानों का मसीहा कहते हैं। इनमें राकेश टिकैत हैं, जो अब ये कह रहे हैं कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली क्यों चलाई, और क्यों। सोचिए, ये नेता पुलिस को कह रहे हैं कि उसे गोली चलानी चाहिए थी, ये कह रहे हैं कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली क्यों नहीं चलाई, उन्हें तो चलानी चाहिए थी। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो यही नेता फिर पुलिस और सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते
और ये कहते नहीं थकते कि देश में अघोषित इमरजेंसी लग गई है। इसलिए आज आपको राकेश टिकैत की वो पुरानी बातें हम सुनाना चाहते हैं और राकेश टिकैत का असली रूप, असली चेहरा आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ध्यान से राकेश टिकैत के इस चेहरे को देखिए। भाई झंडे पे कोई जा रहा और कोई वो लगा रहा तो फायरिंग क्यों नहीं हुई? कहाँ थी पुलिस? कैसे आदमी वहां तक चला गया? नहीं, हिंसा भड़काने का क्या मतलब है भाई? पुलिस ने क्यों जाने दिया वहां पे? हिंसा का थोड़ा मतलब था। हिंसा का क्या मतलब था वहां पे? भाई कोई झंडे पे वो लगाएगा तो क्या करोगे? उसको फूल चढ़ाओगे? उसको फिर जाने भी दिया, अरेस्ट नहीं करा, अभी भी नहीं उसके खिलाफ कुछ हुआ है। जिसने पूरे देश का माहौल खराब करा है वो कौन आदमी भाई? पूरी एक बिरादरी को बर्बाद करने का काम जिसने करा है तो कौन आदमी है वो? आपका इशारा दीप सिद्धू की तरफ उसी पे ही है। तो आपने उसी के लिए कहा था? और उसी के तो और किस पे कहा मैं? भाई जो झंडे के पास में जा रहा कैसे चला गया वो? पूरा संगठन को बर्बाद कर दिया उस आदमी ने, पूरे किसान को बर्बाद कर दिया देश के। तो ये किसकी कितनी बड़ी साजिश थी ये? शांति से इनको समझाओ वरना ये हम लोगों के ऊपर से जाएंगे। मानते हो? जय जवान जय किसान। छोरी आगे ते हट जा, अजय तुझे चोट लग जाएगी। तो मैंने वही कहा कि मैं भी थारी छोरी हूँ, जब मैंने लग जाएगी तो फिर थारे भी दुख होएगा, और जो तुम्हारे लग जाएगी तुम्हारे भी दुख होएगा। तो कहने का मतलब यही था कि अगर आपके चोट लगेगी तो मुझे भी दुख होगा, और अगर मुझे चोट लगेगी तो क्योंकि आप छोरी कह रहे हैं मुझे, तो आपको भी दुख होगा। तो मैं नहीं चाहती कि कोई दुख वाली कोई आपको कोई बात ऐसी महसूस हो। जो उन्हें ये बताने का कारण ये था कि मैं उनसे अलग नहीं हूँ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं जो बात कर रही हूँ मैं बतौर उसी के कर रही हूँ। मैं समझती हूँ उनकी परेशानी, लेकिन ये जो तरीका है वो तरीका नहीं है। मैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। एक ट्रैक्टर पर मेरा सब इंस्पेक्टर था संजीत, और दूसरे ट्रैक्टर पे मैं और मेरी ऑफिसर थी, जो कि हमारी कोशिश ये थी कि हमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक यहीं पर रोके रखना है। कुछ सरदार आए, एक बार तो वो चले गए, मान के चले गए, लेकिन फिर उग्र होकर के आए। उनमें एक सरदार निहंग जो तलवार ताने हुआ था, वो तलवार लेता चलाता मेरे पास आया और मुझे मारने की कोशिश करी। उसके साथ में एक और सरदार था, उसने डंडा मारा जो मेरे बाएं पैर पे लगा। पीछे से दो बंदे आते हैं और मेरे डंडा पकड़ के घींचते हैं। मेरे को बोलते हैं कि डंडा छोड़। बोला भाई डंडे को क्या करेगा, आपने आराम से शांतिपूर्वक निपटाओ, डंडा किस लिए? भाई वो तो दो चार उनमें से शीशे तोड़ रहे थे, वो भी इधर आ गए। फिर उन्होंने सबने को डंडा छोड़, वरना पीछे से धक्का मारा। भाई मैं ऐसे गिर पड़ा। आज हम अपने बहादुर दिल्ली पुलिस के सिपाहियों और दिल्ली पुलिस के जवानों और दिल्ली पुलिस के अफसरों की तारीफ करना चाहते हैं। गोली चलाना तो कुछ सेकंड का काम होता है। सबके पास हथियार थे, सबके साथ पास लाठियां थीं। वो चाहते इन लाठियों का प्रयोग कर सकते थे, वो चाहते तो हथियारों का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरा संयम बनाकर रखा और किसी भी आंदोलनकारी को एक भी खरोंच तक आने नहीं दी। खुद पिटते चले गए। कितने सारे जवानों को चोट आई, आप देख सकते हैं उनकी सब तस्वीरें। अब अस्पतालों में वो भर्ती हैं। लेकिन सामने वाले जो लोग हैं, ये अगर पाकिस्तान से आए होते, ये अगर चीन से आए होते, तो शायद हमारे बहादुर जवान 1 मिनट नहीं लगाते, मार डालते। लेकिन जब सामने अपने ही लोग हों, अपने ही देश के नागरिक हों, अपने ही देश के भटके हुए नौजवान हों, तो कई बार
हमारे जवानों के हाथ भी कांपते हैं उनके ऊपर लाठी चलाने से। और इसे ये नहीं समझना चाहिए कि वो इन्हें रोक नहीं सकते थे। इसे हमारे जवानों की कमजोरी नहीं समझना चाहिए। इसे अनुशासन मानकर देखिए। इसे ये मानकर देखिए क्योंकि हमारा देश है जो जय जवान जय किसान के नारे को सुनता हुआ और लगाता हुआ यहां तक आया है। तो फिर एक जवान एक किसान पर गोली कैसे चला सकता है? इस भाव का पूरा ध्यान रखा हमारे जवानों ने, लेकिन हमारे किसानों ने इस नारे का ध्यान नहीं रखा, इस भाव का ध्यान नहीं रखा। किसानों ने जवानों के ऊपर हाथ चला दिया और जवानों ने किसानों पर हाथ नहीं चलाया। इस बात को आप हमेशा याद रखना। ये वो वीडियोस थे जो देश भर में वायरल हुए, जहां किसान पुलिस वालों को, जवानों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और जिन जवानों को आपने उन वीडियोस में देखा, हमने उन्हीं से बात की कि कैसे उन्होंने अपनी जान बचाई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.